हेलो नमस्कार। आज हम लोग जो है 69th बीपीएससी प्रीलिम्स स्पेशल कुछ पैट क्वेश्चन है उससे रिलेटेड बात करेंगे और सभी सेक्शन से जो है एक टेस्ट सीरीज के तौर पे हम लोग सारे क्वेश्चन को देखेंगे। वैसे भी मैंने आपको जो भी हैं एंशिएंट हिस्ट्री से रिलेटेड जो चैप्टर हैं इम्पोर्टेंट चैप्टर वो आपको मैं पढ़ा चुका हूँ, वहाँ से आप देख सकते हैं। लेकिन इस क्वेश्चन में हम लोग ऐसा कोशिश करेंगे जो भी डिटेल आएंगे उसके बारे में पूरे डिटेल से डिस्कस करेंगे। तो आइए देखते हैं सवाल क्या है। और आप लोगों को मालूम होना चाहिए जो अब पहले बीपीएससी में ई ऑप्शन रहता था लेकिन अब हटा दिया गया है, तो अब ये 4 ऑप्शन ही रहेगा। तो ये मतलब पीसीएस, यूपी पीसीएस, बीपीएससी के लिए तो खास करके हम अभी ये वीडियो बना रहे हैं, लेकिन ये सब में काम आएगा आपको, जेआरएफ नेट सब में। तो आइए पहला प्रश्न देखते हैं। पहला प्रश्न है जो ऋग्वेद में बिहार क्षेत्र को संदर्भित करने के लिए प्रयुक्त शब्द था। ऑप्शन है व्रात्य, बिहार, कीकट, महरिया। तो इसका आंसर होगा सी, कीकट। आपको बता दूं जो ऋग्वेद में बिहार क्षेत्र को कीकट और इस क्षेत्र के लोगों को जो है इस क्षेत्र के लोगों को व्रात्य कहा जाता था, क्षेत्र के लोगों को, ठीक है। और ऐसा माना जाता है कि व्रात्य जो थे ये मगधों के पूर्वज थे, मगध के पूर्वज थे, ऐसा माना जाता है, ठीक है। ऐसा भी कहा जाता है, कुछ साक्ष्य भी मिला है, उसके अनुसार ये कहता है जो वैदिक ग्रंथों में मगध राज की उपस्थिति जो है 600 ईसा पूर्व से पहले दर्ज की गई थी, ऐसा भी कहा गया है, ठीक है। ये रही बात, पहला प्रश्न। अब दूसरा प्रश्न है निम्नलिखित में से किस प्राचीन शासक ने एकराट की उपाधि धारण की थी। ऑप्शन है बिंदुसार, अशोक, महापद्म नंद, शिशुनाग। इसका सही आंसर है महापद्म नंद। अब देखिए बताता हूं महापद्म नंद कब से कब तक शासन किया है भाई। तो ये 344 से 321 ईस्वी तक, 321 एडी नहीं सॉरी बीसी, नंदवंश बीसी ईस्वी पूर्व तक शासन किया है। और महापद्म नंद जो है नंद राजवंश का एक शक्तिशाली शासक था और इन्होंने जो है उत्तर भारत में क्षत्रिय राजवंशों को पूर्ण रूप से समाप्त किया। और पूर्ण रूप से जो समाप्त किया उसी के उपलक्ष्य में इसने क्या किया, एकराट की उपाधि धारण की। अब अगर बात करें शिशुनाग की, तो शिशुनाग वंश के अंतिम शासक महानंदी, जिसे नंदीवर्धन की हत्या करने के बाद जो है नंदवंश, जो कि महापद्म नंद जो है नंदवंश से ही संबंधित है, इसने नंदवंश की स्थापना की थी। पुराणों में ऐसा भी कहा जाता है कि महापद्म जो है इनके द्वारा की गई व्यापक विजय का वर्णन जो है पुराणों में भी किया गया है। पुराणों में महापद्म या महापद्यपति का मतलब होता है अनंत यजमान या अपार धन का प्रभुत्व हासिल करने वाला, धन संपत्ति हासिल करने वाला के रूप में जो है महापद्म नंद का वर्णन किया गया है। महाबोधि वंशा में भी महापद्म नंद को उग्रसेना के रूप में संदर्भित किया गया है। उसके बाद अगर देखें तो कलिंग के खारवेल का हाथी गुफा शिलालेख नंदों द्वारा जो है कलिंग विजय को दर्शाता है। कई इतिहासकारों का ऐसा भी मानना है कि दक्कन का भी काफी हिस्सा जो है नंदों के नियंत्रण में था और इसलिए जो है महापद्म नंद को एक महान साम्राज्य निर्माता माना जा सकता है। दूसरी परंपरा ये भी है, यानी बौद्ध परंपरा के अनुसार महापद्म नंद ने लगभग 10 वर्षों तक शासन किया और उसके बाद उसके टोटल 8 बेटों ने कर्मिक रूप से शासन किया है। क्लियर बात महापद्म नंद से संबंधित। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, तीसरा क्वेश्चन क्या है, एक मिनट यार, इतना जल्दी मत भागो।
तीसरा क्वेश्चन, गुप्तकालीन सिक्के बिहार के किस स्थान पर पाए गए थे? ऑप्शन है हाजीपुर, जमालपुर, समस्तीपुर, चिरांद। इसका सही आंसर है हाजीपुर। अब आपको बता दूं, जो बिहार में चांदी के बने आहत सिक्के जो है पटना के गोलकपुर और पूर्णिया में पाए गए थे। आहत सिक्के, आहत सिक्के। लेकिन यहां पे बात हो रहा है जो गुप्तकालीन सिक्के बिहार के किस स्थान पर पाए गए थे। गुप्तकालीन सिक्के बिहार के हाजीपुर में पाए गए थे। ठीक है, वहीं बक्सर और चिरांद की जो बात आया है, बक्सर और चिरांद से 88 तांबे के सिक्के, 88 कॉपर के सिक्के जो है मिले थे। और बक्सर और चिरांद के सिक्के कुषाण कालीन है, जो कुषाण साम्राज्य के विस्तार को दर्शाता है। ठीक, अगर रहता कुषाण कालीन सिक्के बिहार के किस स्थान पर पाए गए थे तो आंसर होता चिरांद, और बक्सर में भी मिला है। ठीक है, क्लियर बात। अब नेक्स्ट बात करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रसिद्ध शासक मेदिनी राय का संबंध किस वंश से था? ऑप्शन है चेरो वंश, सेन राजवंश, पाल वंश, कर्नाट वंश। मेदिनी राय चेरो राजवंश, जो एक छोटा आदिवासी राजवंश था, का सबसे प्रसिद्ध शासक था। मध्यकाल के दौरान बिहार में जो है कई छोटे आदिवासी राज उभर कर सामने आए थे, जिसमें अगर देखा जाए तो चेरो ने जो है सारण, ऊपर वाला बिहार का अगर आपको मैप पता हो तो सारण मतलब पश्चिमी और दक्षिणी बिहार की बात कर रहा हूं। सारण हो गया, शाहाबाद, भोजपुर, उधर पश्चिम में चंपारण, पलामू और मुजफ्फरपुर जिलों में जो है अपना शक्तिशाली राज स्थापित किया, और लगभग 300 वर्षों तक जो है चेरो ने शासन किया था। 300 वर्षों तक लगभग शासन किया था, 300। मेदिनी राय जो है, इन्होंने गया, दाऊदनगर, अरवल और रामगढ़ तक जो है अपने क्षेत्र का विस्तार किया था। और मेदिनी राय का वर्ष 1634 के अंत में मृत्यु हो जाता है, और इसके बाद इसका पुत्र राजा प्रताप राय शासक बनता है, और अंत में चेरो राजवंश को जो है मुगल साम्राज्य में जो है शामिल कर लिया जाता है। क्लियर बात। मेदिनी राय का संबंध चेर राजवंश से रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है। अब सारे ऑप्शन अगर देखेंगे तो बहुत डिटेल आएगा, लेकिन क्वेश्चन ही इतना कर लेंगे हम लोग जो सब हो जाएगा। 5वां क्वेश्चन है, विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना निम्नलिखित में से किसके द्वारा की गई थी? विक्रमशिला विश्वविद्यालय कहां पे है भाई? विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना जो है, आपको बहुत लोग अगर ट्रेन में भी चढ़े हैं तो विक्रमशिला एक्सप्रेस में चलता है। कहां से चलता है? भागलपुर से चलता है। तो विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना भागलपुर जिले के अतिचक गांव का नाम जानना जरूरी है। अंतिचक गांव में पाल वंश के राजा धर्मपाल द्वारा जो है किया गया था। धर्मपाल द्वारा किया गया था, तो आंसर तो इसका धर्मपाल होगा, लेकिन इसके बारे में और जानते हैं। धर्मपाल एक बौद्ध था और उसने विश्वविद्यालय के रखरखाव के लिए भूमिदान किया। धर्मपाल ने नालंदा विश्वविद्यालय के रखरखाव के लिए जो है 200 गांव भी दिए थे। ये भी याद रखना है, क्योंकि इस टाइप का सवाल बीपीएससी में पूछा भी गया है। अगर अन्य पाल शासकों को भी देखे तो इन्होंने भी जो है विक्रमशिला विश्वविद्यालय का संरक्षण को एक नए संप्रदाय के महत्वपूर्ण और अनन्य केंद्र के रूप में जारी रखा है आगे भी। और पाल का वैसे अगर काल जो है, ये टोटल पाल 750 से 1150 लगभग 400 साल तक शासन किया है पाल। और पाल जो है ये बौद्ध धर्म के महायान और तांत्रिक विद्यालयों के जो है
महान अनुयायी थे। विक्रमशिला ने बहुत से विद्वानों और छात्रों को आकर्षित किया और इसने जो है जल्द ही नालंदा विश्वविद्यालय को पीछे छोड़ दिया और मध्ययुगीन काल के दौरान जो है भारत में खुद को उच्च शिक्षा के प्रमुख केंद्र के रूप में स्थापित कर लिया इन्हें। अच्छा, विक्रमशिला विश्वविद्यालय जो था यह एक आवासीय विश्वविद्यालय था और यहाँ पे विद्यार्थी आके रुक के पढ़ सकता था, लेकिन अब तो नहीं रहा क्योंकि बख्तियार खिलजी द्वारा जो है इसे नष्ट किए जाने और तक जो है यह अग्रणी स्थान बना रखा था, नालंदा को भी पीछे छोड़ा। विक्रमशिला की इमारतें सुनियोजित और व्यवस्थित थी। केंद्र में एक सुंदर महाबोधि मंदिर के साथ 108 मंदिर और 6 महाविद्यालय भवन कमल की पंखुड़ियां की तरह जो है मतलब फैली हुई थी विक्रमशिला विश्वविद्यालय। तो ये रही उनकी कहानी। चलिए नेक्स्ट सवाल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार पर पहला मुस्लिम आक्रमणकारी निम्नलिखित में से कौन था? पहला मुस्लिम आक्रमणकारी। ऑप्शन है बलबन, कुतुबुद्दीन ऐबक, बख्तियार खिलजी, गजनी का महमूद यानी महमूद बेग। 11वीं शताब्दी ईस्वी से जो है 11वीं शताब्दी ईस्वी से मगध पर मध्य पूर्व के इस्लामी आक्रमणकारियों का जो है हमला शुरू हो गया है। इन्हीं क्रम में मोहम्मद बख्तियार खिलजी बिहार पर आक्रमण करने वाला जो है पहला मुस्लिम आक्रमणकारी था। और वह कौन था? ये जो है कुतुबुद्दीन ऐबक का सेनापति था। कुतुबुद्दीन ऐबक का सेनापति था बख्तियार। इन्होंने ही जो है बिहार पर पहले 1203 ईस्वी में बिहार पर कब्जा कर लेता है ये और उसी वर्ष इन्होंने बंगाल पर हमला भी बोला है। सेन राजा लक्ष्मण सेन पर विजय प्राप्त करता है और लखनौती को अपनी राजधानी बनाता है। मगध में बौद्ध धर्म का उद्भव जो है अंततः जो है बख्तियार खिलजी के अधीन इस्लामिक आक्रमण से पराभव का शिकार हुआ है, ये भी ध्यान रखें। बख्तियार खिलजी जो है सेन राज्य की सेनाओं द्वारा दुर्गीकृत मठों को नष्ट कर देता है और इस दौरान जो है कई बिहारों और नालंदा और विक्रमशिला जैसे प्रसिद्ध विश्वविद्यालय को भी ये क्या कर देता है, नष्ट कर देता है। कहा ऐसा भी जाता है कि नालंदा में उसने बड़ी संख्या में बौद्ध भिक्षुकों को न केवल फांसी पे लटका दिया बल्कि कई के सर कलम कर दिए और कईयों को जिंदा जला दिया। और इसने जो है औदंतपुरी विश्वविद्यालय को भी नष्ट कर दिया था, ये भी ध्यान रखना है। नष्ट करने में माहिर इंसान, जब भी नष्ट की बात आए तो बख्तियार खिलजी को टिक करके चलना है। क्या कीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसका आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नतर्की की प्रसिद्ध कांस्य मूर्ति मिली थी। ऑप्शन है हड़प्पा में, कालीबंगन में, चन्होदरो में, मोहनजोदड़ो। अब नतर्की की प्रसिद्ध कांस्य मूर्ति की बात करते हैं सिंधु घाटी सभ्यता की। इंडस वैली सिविलाइजेशन। इंडस वैली सिविलाइजेशन जो है, इंडस वैली सिविलाइजेशन ये 2500 ईस्वी पूर्व दक्षिण एशिया के पश्चिम भाग में विकसित हुई है। समकालीन पाकिस्तान और पश्चिमी भारत देख सकते हैं आप। यह मिस्र, मेसोपोटामिया, भारत और चीन की 4 प्राचीन सभ्यताओं में जो है सबसे बड़ा स्थल था। सिंधु घाटी स्थल मोहनजोदड़ो जिसका कि सिंधी भाषा में अर्थ जो है मुर्दों का टीला, मृतकों का टीला, माउंड ऑफ डेड। मोहनजोदड़ो की खुदाई वर्ष जो है 1922 ईस्वी में आर डी बनर्जी के द्वारा की गई थी और यह स्थल जो है पाकिस्तान के पंजाब प्रांत के लड़काना जिले में सिंधु नदी के तट पर स्थित है। और इस स्थल से यानी मोहनजोदड़ो से जो है बहुत सारे अवशेष यानी साक्ष्य भी मिले हैं, जिनमें कि आप
बात करें तो महास्नानाघर का नाम सुने होंगे, अन्नागार का नाम सुने होंगे, अन्नागिरी, पशुपति महादेव की मुहर, दाढ़ी वाले आदमी की प्रतिमा, बुना हुआ कपास का एक टुकड़ा, ये सब यहीं से मिले हैं। नतर्की की कांस्य मूर्ति, ये भी यहीं से मिले हैं। तो आंसर हो जाएगा मोहनजोदड़ो। अगला प्रश्न जो है, प्राचीन भारत की प्रसिद्ध रचना मृच्छकटिकम किसके द्वारा रचित है? मृच्छकटिकम, मृच्छकटिकम जो है शूद्रक द्वारा रचित एक संस्कृत ग्रंथ है। शूद्रक द्वारा रचित एक संस्कृत ग्रंथ है जिसमें 10 अंक यानी भाग शामिल है। आंसर तो शूद्रक हो जाएगा। मृच्छकटिकम क्या है? मृच्छकटिकम का शाब्दिक अर्थ होता है मिट्टी की गाड़ी। मिट्टी की गाड़ी। और इस कृति में, मृच्छकटिकम में गणिका की पुत्री के साथ जो है एक धनी व्यापारी के लव अफेयर, प्रेम प्रसंग का उल्लेख किया गया है। और यह जो पुस्तक है मृच्छकटिकम, यह गुप्त काल के दौरान हुए महत्वपूर्ण परिवर्तनों को भी इंगित करता है और उज्जैनी के शूद्र अधिकारियों के संबंध में कुछ आवश्यक जानकारी भी प्रदान करते हैं, ये भी ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है। 9वां प्रश्न, कुम्हार के चाक का आविष्कार निम्नलिखित में से किस काल में हुआ? ऑप्शन है पुरापाषाण काल, मध्यपाषाण काल, नवपाषाण काल, ताम्रपाषाण काल। अगर मेरे वीडियो आप देखे होंगे तो सवाल टिक कर दिया या पढ़े भी हो। आपको बता दूं, जो कुम्हार के चाक का आविष्कार जो है नवपाषाण काल में हुआ था, जिसे मानव की तकनीकी प्रगति का एक अत्यंत महत्वपूर्ण आविष्कार भी माना जाता है, कुम्हार के चाक। और इस आविष्कार के कारण जो है कुम्हार के चाक पर मृद भांडों का बनना संभव हुआ, जो इससे पूर्व हाथों से बनाए जाते थे, ये भी ध्यान रखना है। चाक के प्रचलन के साथ ही जो है मृद भांडों की सतह पर जो है चित्रकारी भी संभव हुई है। तो आंसर तो हो जाएगा इसका नवपाषाण काल। अगला क्वेश्चन, आयुर्वेद की सबसे पहला दर्ज संहिता कौन सी है? ऑप्शन है तैत्तिरीय संहिता, चरक संहिता, सुश्रुत संहिता, मैत्रायणी संहिता। तो इसका आंसर जो है, आयुर्वेद की सबसे पहली दर्ज संहिता जो है वो चरक संहिता है। और चरक संहिता का कार्य जो है ये चिकित्सा से संबंधित है। आयुर्वेद की उत्पत्ति जो है, आयुर्वेद की उत्पत्ति वैदिक युग में हुई है। वैदिक युग में। क्लियर? अगला क्वेश्चन, मीनाक्षी सुंदरेश्वर मंदिर, मीनाक्षी सुंदरेश्वर मंदिर का निर्माण करवाया था, मतलब किसने करवाया था? ऑप्शन है चोलों ने, राष्ट्रकूटों ने, चेरों ने, पांड्यों ने। आपको बता दूं, जो मदुरै स्थित मीनाक्षी सुंदरेश्वर मंदिर का निर्माण जो है कुलशेखर, पांड्य शासक कुलशेखर जो शासन करता है 1190 से 1216 ईस्वी तक, इन्होंने ही करवाया था। कौन शासक था ये? पांड्य शासक। तो आंसर तो पांड्य हो जाएगा। अच्छा, इस मंदिर के बारे में जानिए। मीनाक्षी सुंदरेश्वर मंदिर जो है, यह मंदिर भगवान शिव की पत्नी देवी मीनाक्षी को समर्पित है। देवी मीनाक्षी को समर्पित है, जो कि शिव की पत्नी। और कुलशेखर द्वारा सुंदरेश्वर मंदिर के प्रवेश द्वार पर बनवाया गया 3 मंजिला गोपुरा का मुख्य भाग और देवी मीनाक्षी देवी मंदिर का केंद्रीय भाग जो है, इसके मूल भाग के शेष बचे कुछ अवशेष में से एक है।
मतलब ये सब चीज जो बोल रहे हैं इसमें कुछ चीजें जो है आज भी देखने को मिलेगा आपको। है तो प्राचीन मंदिर लेकिन कुछ इसके अवशेष आज भी विद्यमान है। आंसर हो जाएगा पांडे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत के निम्नलिखित में से किन राज्यों में नागार्जुन गुहालेख पाए गए हैं? ऑप्शन है राजस्थान, बिहार, मध्य प्रदेश, तेलंगाना। नागार्जुन पहाड़ी, नागार्जुन पहाड़ियों में उत्कीर्ण नागार्जुन गुहालेख जो है ये जहानाबाद जिले में पाए गए हैं। जहानाबाद जिले में पाए गए। भाई कहां के जहानाबाद जिले कहां पे है भाई? तो जहानाबाद जिले बिहार में पड़ता है भाई। तो यहीं पे जो है नागार्जुन गुहालेख पाए गए हैं। और ये अभिलेख सम्राट अशोक के पुत्र राजा दशरथ से भी संबंधित है ये नागार्जुन गुहालेख। और ये जो है किस भाषा में उत्कीर्ण है भाई? तो ये प्राकृत भाषा, प्राकृत भाषा। और लिपि कौन सी? ब्राह्मी लिपि। ब्राह्मी लिपि में उत्कीर्ण है। और इस अभिलेख के अनुसार जो है राजा दशरथ ने 3 गुफाएं, वापिका, गोपिका और विदिथिका, ये आजीविक भिक्षुओं को दान में दी थी ताकि भिक्षु जो है वर्षा काल के दौरान वहां जो है निवास कर सके, ऐसा भी कहा जाता है। ठीक है, तो आंसर हो गया बिहार में है नागार्जुन गुहालेख। नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट सवाल है तृतीय बौद्ध संगति कहां आयोजित की गई थी? ऑप्शन पाटलिपुत्र, राजगिरी, वैशाली, कोंडागांव। डिस्कस कर देते हैं बौद्ध संगति को। टोटल 4 बौद्ध संगतियों का आयोजन किया गया था और इन्हें जो है बौद्ध धर्म के इतिहास में 4 मील का पत्थर माना जाता है, क्योंकि इन 4 संगतियों का आयोजन जो है बौद्ध धर्म में उस अवधि के दौरान संबंधित मुद्दों को संबोधित करने के लिए किया गया था जो उस टाइम में जरूरत था। जैसे कि देखा 486 बीसी में जो है फर्स्ट हुआ है। प्रथम बौद्ध संगति 486 ईस्वी पूर्व में शासक रहता है अजातशत्रु। और अजातशत्रु किस राजवंश के रहते हैं? हर्यक राजवंश के। और इसकी अध्यक्षता जो है, इस बौद्ध संगति की अध्यक्षता महाकश्यप द्वारा किया जाता है। और सप्तकर्णी गुफा जो कि राजगिरी में है वहीं पे ये बौद्ध संगति होती है, जिसमें परिणाम निकलता है कि विनय पिटक और सुत पिटक 2 भागों में बढ़ जाता है। विनय पिटक उपाली हो जाते हैं और मतलब उनके देखरेख करता है, और सुत पिटक जो है आनंदपुर होता है। पहली। दूसरी जो है सेकेंड बौद्ध संगति जो है ये होता है जस्ट इसके 100 साल बाद 386 बीसी में। 386 बीसी में ये होता है वैशाली में। और उस टाइम शासक रहता है कालाशोक जो कि शिशुनाग राजवंश से संबंधित रहता है। और सेकेंड बौद्ध संगति की अध्यक्षता जो है साबक मीर के द्वारा किया जाता है, जिसमें परिणाम निकलता है बौद्ध संघ स्थाविर तथा महासंघिक में बंट जाता है। दूसरी। तीसरी जो है थर्ड बौद्ध संगति जो है 250 ईस्वी में, 250 ईस्वी पूर्व यानी बीसी में पाटलिपुत्रा में। थर्ड जो है कहां पे? पाटलिपुत्रा में। पाटलिपुत्रा में शासक कौन रहता है उस टाइम? 250 ईस्वी काल में अशोक रहता है। अशोक किससे संबंधित? मौर्य राजवंश से संबंधित है। और इसकी अध्यक्षता, तीसरी बौद्ध संगति की अध्यक्षता जो है मोगलीपुत्र तिस के द्वारा किया जाता है। और इसमें परिणाम निकलता है अभिधम पिटक का जो है संहिताकरण किया जाता है। अभिधम पिटक क्या था?
अभिधम पिटक पाली में बौद्ध दर्शन। तो आपको सवाल तो पूछा है तृतीय बौद्ध संगीति कहाँ आयोजित की गई थी? तृतीय की गई थी पाटलिपुत्रा में, तृतीय पाटलिपुत्रा में, द्वितीय की गई थी वैशाली में, और फर्स्ट की गई थी राजगिरी में। अब और ये फोर्थ कुंडलवन में। फोर्थ कब? फोर्थ के बारे में कहा जाता है जो 72, हालांकि इसके बारे में उतना डिटेल नहीं है, लेकिन जानिए जो रहता है कुछ बुक में, 72 ईस्वी में जो है कुषाण राजवंश के शासक कनिष्क के शासन कर रहे थे उस टाइम। उसके शासन काल में कुंडलवन कश्मीर में, कुंडलवन कहाँ है? कुंडलवन कश्मीर में है। कुंडलवन कश्मीर में जो है वसुमित्र अध्यक्ष रहते हैं और अश्वघोष भी मौजूद रहते हैं, तो वो उपाध्यक्ष रहते हैं। तो वसुमित्र की अध्यक्षता में जो है चौथी बौद्ध संगति का आयोजन किया जाता है, और इसमें परिणाम निकलता है बौद्ध धर्म का महायान और हीनयान में जो है विभाजन हो जाता है। क्लियर? बौद्ध धर्म के बारे में, बौद्ध संगति के बारे में। चलिए, तो आंसर हो गया पाटलिपुत्रा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसने भारतीय उपमहाद्वीप पर सबसे पहले आक्रमण किया था? ऑप्शन है कुषाण, यूनानी, शक, तुर्क। जो विकल्प दिया गया है इनमें भारत पर आक्रमण करने वाले सबसे पहले शासक जो थे वो यूनानी थे। भारत पर हमला करने वाले आक्रमणकारियों का सही कालक्रम जो है अगर देखा जाए तो यूनानी कौन? अरे सिकंदर कब किए? 326 बीसी में सिकंदर करता है। शक जो है ये पहली शताब्दी ईस्वी पूर्व करता है। पहली, ये पेन को कभी कभी कुछ हो जाता है, पहली शताब्दी ईस्वी पूर्व शक करता है। पहली शताब्दी ईस्वी में जो है कुषाण आक्रमण करता है। ध्यान रखिएगा, पहली शताब्दी ईस्वी में कुषाण आक्रमण करता है, और तुर्क कब करता है? 12वीं शताब्दी ईस्वी में। तुर्क का आक्रमण जो है 12वीं शताब्दी ईस्वी में। ठीक है, क्लियर बात? अब ध्यान देते हैं हम लोग, तो इसका आंसर कौन सा हो गया? बी हो गया। अगला नेक्स्ट प्रश्न क्या है? अष्टाध्यायी नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई थी? अष्टाध्यायी नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई थी? ऑप्शन है बादरायण, कलहन, भारवी, पाणिनि। अष्टाध्यायी पाणिनि द्वारा जो है 600 से 500 BC में संस्कृत भाषा में रचित व्याकरण ग्रंथ है ये। और इस कृति ने जो है शास्त्रीय संगीत के लिए जो है भाषाई मानकों का निर्धारण किया, और इसमें जो है वैदिक धर्म में उभरे ध्वनि विज्ञान और व्याकरण को अष्टाध्यायी में ध्वनि विज्ञान, वैसे बोल ही देता हूं, लिखने में आप लोग वैसे भी पढ़े लिखे होंगे ही जब नोट देख रहे हैं तो। ध्वनि विज्ञान प्लस व्याकरण, ध्वनि विज्ञान और व्याकरण को 4000 सूत्रों में संकलित किया गया था। और पाणिनि ने जो है अपनी कृति को 8 अध्यायों में विभाजित किया, जिनमें प्रत्येक को आगे पुनः 4 पदों में, पहले 8 अध्याय में, फिर उसको आगे 4 जो है पदों में विभाजित किया। और संस्कृत भाषा की शब्द और वाक्य संरचना को परिभाषित करने से आगे बढ़ते हुए अष्टाध्यायी में वाचिक भाषा में होने वाले प्रयोग और पवित्र ग्रंथों की भाषा के लिए जो है
उपयुक्त प्रयोग के बीच के अंतर को भी इन्होंने मतलब एक्सपोज किया, प्रकट किया इनके द्वारा, पाणिनि के द्वारा। और अष्टाध्यायी जो है ये निष्पादनात्मक के साथ साथ विवरणात्मक डिटेल भी है। अधिनियम, ट्रांसफॉर्मेशन और पुनरावर्तन के जटिल उपयोग के साथ जो अष्टाध्यायी में प्रयुक्त व्याकरण की तुलना जो है ट्यूरिंग मशीन से की गई है। जो एक ट्यूरिंग मशीन क्या है? जो एक आदर्श गणितीय मॉडल है जिसमें कि किसी भी कंप्यूटिंग डिवाइस की तार्किक संरचना को इसके आधारभूत स्तर तक जो है कम करता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा अष्टाध्यायी नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई थी? तो पाणिनि के द्वारा। और अष्टाध्यायी और पाणिनि के बारे में डिटेल में भी आपको जानने को मिलेगा। नेक्स्ट सवाल, कैवल्य पद निम्नलिखित में से किस धर्म या संप्रदाय से संबंधित है? केवल, केवल, तो कैवल्य पद निम्नलिखित में से किस धर्म संप्रदाय से संबंधित है? कैवल्य पद जो है ये जैन धर्म से संबंधित है। और केवल्य का अर्थ होता है, केवल्य का अर्थ होता है संपूर्ण ज्ञान, संपूर्ण ज्ञान। 30 वर्ष की आयु में महावीर तपस्वी बन गए हैं और इन्होंने जो है 12 वर्ष तक कठोर तपस्या की और उसके बाद आगे चल के महावीर स्वामी को जुम्भी ग्राम के निकट रिजुपालिका नदी के तट पर जो है साल वृक्ष के नीचे केवल सर्वोच्च ज्ञान, केवल मतलब सर्वोच्च ज्ञान, संपूर्ण ज्ञान, सर्वोच्च ज्ञान की प्राप्ति हुई। और इसी कारण उनका नाम जो है केवलिन भी पड़ा था, ये भी ध्यान रखिएगा। और जैन धर्म में 24 तीर्थंकर हुए हैं टोटल, जिनमें से महावीर जो है अंतिम तीर्थंकर थे। क्लियर बात? चलिए अगला सवाल, हड़प्पा कालीन स्थल मोहनजोदड़ो किस नदी के निकट स्थित है? ऑप्शन है चिनाब, रावी, सिंधु, दस्त। मोहनजोदड़ो, मोहनजोदड़ो के बारे में अभी हम लोग जाने भी, लेकिन फिर से जान लेते हैं। मोहनजोदड़ो उत्तरी सिंध प्रांत, उत्तरी सिंध प्रांत और दक्षिण पाकिस्तान और सिंधु नदी के दाहिने तट पे, सिंधु नदी के दाहिने तट पर टीले और खंडहरों का एक क्या है? समूह है ये। तो सिंधु नदी इसका आंसर हो जाएगा। और ये जो मोहनजोदड़ो है ये सुक्कुर या सक्खर से लगभग 50 मील, कहने का मतलब 80 किलोमीटर दक्षिण पश्चिम में सिंधु के समतल जलोढ़ मैदान में स्थित है। और इस स्थल पर प्राचीन सिंधु सभ्यता के 2 प्रमुख केंद्रों में से एक के अवशेष है। दूसरा केंद्र हड़प्पा है। दूसरा केंद्र जो हड़प्पा है वो उत्तर पश्चिम में पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में लगभग 400 मतलब 400 मील, 400 मील की दूरी पर है उत्तर पश्चिम में, नॉर्थ वेस्ट। लेकिन ये कहां पे है? ये SW मतलब समझ रहे। तो इसका सिंधु नदी के आंसर हो जाएगा, सिंधु नदी के दाहिने तट पर। अगला सवाल है, भीमबेटका में शिलाश्रय, भीमबेटका शिलाश्रय भारत के किस राज्य में स्थित है? भीमबेटका शिलाश्रय, भीमबेटका शिलाश्रय जो है शिलाश्रय भारत के मध्य प्रदेश में मध्य भारत के पठार के दक्षिणी किनारे पर विंध्य पर्वत के गिरिपीठ में स्थित है। और इन चित्रित गुफाओं की संख्या जो है लगभग 400 प्लस है और ये एक बृहद क्षेत्र में फैले हुए हैं। और इन गुफाओं की खोज जो है, खोज BS वाकनकर, BS वाकनकर के द्वारा की गई थी। तो BS वाकनकर कौन थे भाई? BS वाकनकर जो थे ये विक्रम विश्वविद्यालय के पुरातत्व संग्रहालय और उत्खनन विभाग के प्रमुख थे। BS वाकनकर, इन्हीं के द्वारा जो है भीमबेटका शिलाश्रय खोज की गई।
और इस स्थल पर शिलाश्रयों के 5 समूह मौजूद हैं जो मध्य पाषाण काल से प्रागैतिहासिक काल तक की गुहा चित्रकारी की जो है चलती परंपरा, अनवरत परंपरा को दर्शाता है। क्लियर बात? अगला सवाल, अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? किस शिलालेख ने पहली बार अशोक नाम का उल्लेख किया था? ऑप्शन है कलिंग शिलालेख, सुपारा शिलालेख, गिरनार शिलालेख, मस्की शिलालेख। इसका सही आंसर हो जाएगा अशोक नाम का उल्लेख जो है सबसे पहले मस्की शिलालेख में जो है उत्कीर्ण किया गया था, उल्लेख हुआ था। अच्छा, मस्की जो है कहां है भाई? मस्की भारत के कर्नाटक के कर्नाटक के रायचूर जिले, कर्नाटक के रायचूर जिले में स्थित एक पुरातात्विक स्थल है। और मस्की जो है नदी है, या मस्की नदी के तट पर स्थित स्थल है, जो तुंगभद्रा की जो है, मस्की जो नदी है वो तुंगभद्रा की सहायक नदी है। और वर्ष 1915 में साउथ का नाम है भाई, सी बिडोन द्वारा सम्राट अशोक के एक शिलालेख की खोज के साथ जो है यह स्थल प्रमुखता में आ गया था। और यह जो है सम्राट अशोक का पहला शिलालेख था जिसमें क्या सम्राट के लिए अशोक का प्रयोग किया गया था। जबकि अगर देखा जाए तो पूर्व में जो है उन्हें देवनाम प्रियदर्शी के रूप में शिलालेखों पर संदर्भित किया गया था। इससे सवाल भी पूछा गया था बीपीएससी में। तो इन शिलालेख से यह निष्कर्ष निकालने के लिए महत्वपूर्ण था कि भारतीय उपमहाद्वीप में उन्हें देवनाम प्रियदर्शी के रूप में संदर्भित किया जाता था। और यह शिलालेख जो है दुर्गाद गुड्डा के एक रॉक फेस पर अंकित है, जो कि साइट में मौजूद गणेश आउटक्रॉप में से एक है। गणेश आउटक्रॉप, में से। अगला क्वेश्चन, तो इसका आंसर हो जाएगा मस्की शिलालेख। अग्नि के सर्वप्रथम उपयोग के प्रमाण प्राप्त हुए हैं। ऑप्शन पुरापाषाण युग, मध्यपाषाण युग, नवपाषाण युग, तमपाषाण युग। आंसर क्या होगा भाई? अग्नि, आग के सर्वप्रथम उपयोग जो है इसका प्रमाण नवपाषाण काल से मिलते हैं, नवपाषाण युग से मिलते हैं। आंसर हो जाएगा नवपाषाण युग। नवपाषाण युग कहने का मतलब पाषाण युग के अंतिम चरण से है। पाषाण युग का अंतिम चरण, लास्ट फेज। क्योंकि आपको मालूम होगा जो पाषाण युग को 3 भागों में पूरा बांटा गया है, पुरापाषाण युग, मध्यपाषाण युग, नवपाषाण युग। और नवपाषाण युग की कुछ और विशेषताएं हैं, जिसमें कि नवपाषाण युग में ही कृषि की शुरुआत हो जाता है, खाना बदोश से व्यवस्थित जीवन की शुरुआत हो जाते हैं। उसके बाद रोलर यानी पहिए का आविष्कार हो जाता है, मिट्टी के बर्तन का उपयोग होने लगते हैं, और पहली बार जो है मृतक का इच्छानुरूप संस्कार भी साक्ष्य मिले हैं। ये हो गई नवपाषाण युग की कुछ महत्वपूर्ण विशेषता। चलिए अगला सवाल, जैन धर्म में यह माना जाता है कि जगत सार्वभौमिक द्वारा सृजित और चलायमान है। डैश है, जगत सार्वभौमिक डैश द्वारा सृजित और चलायमान है, जैन धर्म के अनुसार आपको बताना है। ऑप्शन है नियम, चेतना, सत्य, आशा। इन्हीं चारों में से कोई जाएगा इसमें। जैन दर्शन प्राचीनतम भारतीय दर्शन है। जैन दर्शन जो है प्राचीनतम भारतीय दर्शन है, जो कि शरीर को आत्मा से पूर्णतः अलग करता है। और यह जो है पदार्थवाद, ब्रह्मांड विज्ञान
उसके बाद ज्ञान मीमांसा और जीववाद का भी प्रतिपादन करता है। जैन दर्शन जो है सत्व और अस्तित्व के औचित्य, ब्रह्मांड और उसके घटकों की प्रकृति, शरीर के साथ आत्मा के बंधन की प्रकृति, मुक्ति मोक्ष प्राप्त करने के साधनों, इन सब की व्याख्या का प्रयास करता है। जैन दर्शन के अनुसार ही जो है कहा गया है, उसी में सेंटेंस है वही उठा के डाले हैं, जो जगत सार्वभौमिक नियमों द्वारा सृजित और चलायमान है। जगत सार्वभौमिक जो है नियमों द्वारा सृजित और चलायमान है। आंसर तो हो जाएगा नियम। और यह मानता है कि ब्रह्मांड, जैन दर्शन मानता है कि ब्रह्मांड और उसके सभी पदार्थ जो है शाश्वत है, नित्य है। ब्रह्मांड आदि या अंत से रहित है। ब्रह्मांड के कार्यों के सृजन या प्रबंध के लिए किसी सर्वशक्तिमान की आवश्यकता नहीं है। ब्रह्मांड अपने ब्रह्मांडीय नियमों या लॉ ऑफ नेचर के अनुसार स्वयं जो है संचालित होता है, चलायमान है। का सही आंसर ये हो जाएगा। ज्यादा प्रवचन नहीं देना है। नेक्स्ट सवाल, भारत में शतरंज के खेल की उत्पत्ति हुई। शतरंज के खेल, ऑप्शन है मौर्य काल के दौरान, गुप्त काल के दौरान, चोल काल के दौरान, संगम काल के दौरान। शतरंज के खेल भारत में गुप्त काल के दौरान जो है